सोच, आपकी आवाज। काशी यानी भोले बाबा की नगरी और काशी में जितने भी तमाम त्योहार पड़ते हैं या कहें कि सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण तो मान्यताएं यहाँ काफी हैं, स्नान होते हैं, दान पूजन होते हैं। तो हमारे साथ इसी विषय पे जो कि 3 तारीख को 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसी विषय पे हमारे साथ प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी काफी प्रख्यात हैं और बनारस काशी में भी प्रख्यात है। सर अपना पूरा परिचय करें। मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे हूँ। ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हूँ, प्रोफेसर हूँ और साथ ही हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित होने वाला पंचांग है उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, काशी विद्वत परिषद का संगठन मंत्री भी हूँ। तो ये सब दायित्व हैं और हम लोग ज्योतिष और अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में अपनी कार्य सर 3 मार्च 2026 साल का पहला चंद्र ग्रहण क्या इसमें तिथि नक्षत्र रहेंगे, कितने बजे लगेगा, कितने बजे तिथि होगी, क्या दान पुण्य। बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा उपक्रम। देखिए यह वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है, अगर ईसवी वर्ष की बात करें तो, और हिंदू वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा को लगता है, तो यह चंद्र ग्रहण भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यानी कि 3 मार्च 2026 को लग रहा है। ग्रहण तो वैसे दिन में ही आरंभ हो जा रहा है, क्योंकि भारतीय समयानुसार लगभग 3:20 पे ग्रहण का आरंभ, ग्रहण की स्थिति बन जा रही है, जब भूभा बिंब और चंद्रमा का बिंब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दिन रहेगा, और दिन जब होता है तो चंद्रमा दिखता नहीं है, और चंद्रमा जब नहीं दिखता है तो ग्रहण नहीं दिखेगा। और एक जब धार्मिक और आध्यात्मिक की बात करेंगे तो जब ग्रहण नहीं दिखेगा तो ग्रहण का कोई फल भी नहीं होगा। तो दिन में जब तक कि चंद्रमा दिख नहीं रहा है तब तक इस ग्रहण ग्रहण का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के बाद भी हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, मध्य भारत के लिए, कुछ पश्चिमी भारत के लिए ये ग्रहण की स्थिति दृश्य हो रही है, इसीलिए ग्रहण का प्रभाव यहाँ रहेगा। और जैसे ही सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का उदय होगा, उस समय ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा हमें दिखाई देगा। इसको हम लोग भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण करते हैं। ग्रस्तोदित माने ग्रहण लगा हुआ, उदित हुआ चंद्रमा, ऐसा। तो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और काशी की बात करें तो काशी में चंद्रोदय जो है वो 5:58 पे हो रहा है, तो इसीलिए 5:58 जो है वो ग्रहण के आरंभ का काल है। काशी में ग्रहण के दिखने का काल है, ग्रहण का आरंभ तो दिन में हो गया। और ग्रहण की जो मुक्ति होगी, चंद्रमा की जो मुक्ति होगी चंद्रबिंब की, वो 6:48 पर होगी। तो इस तरह से 3 मार्च 2026 को सायंकाल 5:58 से 6:48 तक ग्रहण का पूरा काल। सर ग्रहण के बाद स्नान पूजन कैसे करना चाहिए हमारे दर्शक। देखिए ग्रहण के समय में ग्रहण की मुख्य 3 क्रियाएँ होती हैं, स्नान, जप, होम और दान। तो स्नान करना चाहिए सबसे पहले हम लोगों को। ग्रहण किसी अपने घर में स्नान करें, इससे अच्छा है सरोवर तालाब हो तो स्नान करें, कोई तीर्थ क्षेत्र आस-पास हो तो वहाँ स्नान करें, या पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान करें, या फिर कुछ लोग कुरुक्षेत्र क्षेत्र में जो है उधर हरियाणा वाले क्षेत्र में लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के कुरुक्षेत्र सरोवर में स्नान करते हैं। तो स्नान करने का विधान है। क्यों? स्नान करने के बाद से हमें अपने धार्मिक कृत्यों को, अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्रों को, या अपने इष्ट जो आपके देव हैं उनके मंत्रों का, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए और होम करना चाहिए उनके प्रीत्यर्थ। और अंत में पुनः स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। तो स्नान, जप, होम और ध्यान के साथ दान अंत में ही ग्रहण के मुख्य कर्म होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया कि सर्वम भूमि समम तानम सर्वे ब्रह्म समद्विजा सर्वम गंगा समम तोयम राहुग्रस्ते निशाकरे। तो राहु जब चंद्रमा को ग्रसित करता है तो जितने भी जल हैं गंगा जल के समान पवित्रतम हो जाते हैं। जितनी भी दान है वो भूमि दान के समान हो जाता है। तो जितने भी जो दान ग्रहण करने वाले होते हैं वो सब पवित्रतम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें निश्चित ही स्नान, जप, होम, ध्यान करना चाहिए। देखिए इसको करने से पुण्य तो मिलता ही है, नहीं करने से दोष भी लगता है, इसीलिए स्नान तो ज़रूर करना है। नहीं सामर्थ्य है, नहीं आपकी श्रद्धा है, दान मत करिए लेकिन स्नान ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि जो स्नान नहीं करता है, वो तब तक सूतक का भागी होता है जब तक कि दूसरा ग्रहण नहीं लग जाता है। और उसको शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है कि उनको बहुत तरह के दोष लगते हैं, बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके शरीर में। इसलिए हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए, और स्नान करने के बाद यथा सामर्थ्य दान करना चाहिए। नहीं है तो स्नान करके भगवत भजन करें, भगवान का स्मरण करें। ये आपके लिए जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का कारण है। देखिए, ये तो स्नान और पूजा का बातचीत हो गया। अब राशियों पे बात कर लेते हैं कि किन किन राशियों को बाहर ना निकले, जो जो राशि वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है जो राशि कुछ राशि में।
निश्चित देखिए इस तरह की जो आकाशीय घटनाएँ होती हैं ख़ास करके ग्रहण से संबंधित, वो 2 तरह का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। एक सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं और दूसरा जो है वो व्यक्तिगत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो जो व्यक्तिगत प्रभाव है उसको हम लोग राशियों से विचारित करते हैं कि किस राशि पे ग्रहण लग रहा है और उस राशि से कितनी संख्या वाले राशि में ग्रहण है तो क्या फल। तो ये ग्रहण जो है वो सिंह राशि पे लग रहा है। सिंह राशि पे ग्रहण लगने के कारण जो अपनी राशि अर्थात सिंह राशि वाले हैं, उनके लिए जन्मर्षे निधनम गृहे जनिमतो घात की स्थिति अर्थात विश्वासघात इत्यादि की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो उनके लिए ये ग्रहण का अच्छा नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। पीछे चलेंगे कर्क राशि, तो कर्क राशि से दूसरी राशि में पड़ेगी सिंह राशि, तो दूसरी राशि में ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए है, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है, उनकी क्षति हो सकती है, उनका नुकसान हो सकता है व्यापार में, संबंधों में, परिवार में, स्वास्थ्य में। तो इससे सतर्क रहना चाहिए। फिर उसके बाद से मिथुन राशि पे जाएँगे तो मिथुन राशि से तीसरी राशि पड़ेगी कर्क राशि, तो उनके लिए भी ये उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए लक्ष्मी की प्राप्ति और धन आगमन के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद से जो वृष राशि है, वृष राशि वालों के लिए कष्ट की स्थिति बन सकती है, मनोव्यथा, शारीरिक व्यथा, सामाजिक व्यथा उत्पन्न हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए चिंता का कारक है यह ग्रहण, अर्थात चिंताएँ बढ़ा सकती हैं, अनावश्यक चिंताएँ। इसके अतिरिक्त जब आप मीन राशि में जाएँगे, तो मीन राशि वालों के लिए सुख शांति समृद्धि का अच्छा है ये। कुंभ राशि वालों के लिए स्त्री है तो उसके पति पुरुष है तो उसकी स्त्री के लिए कष्टप्रद हो सकता है, उससे संबंधित कुछ अनिश्चितता, अस्थिरता, थोड़ा-सा स्वभाव, थोड़ा-सा संबंध, थोड़ा-सा स्वास्थ्य में उतराव-चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए यह कष्टप्रद है, शारीरिक कष्ट हो सकता है तो छोटी-छोटी समस्याएँ बन सकती हैं। और अगर धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए मान प्रतिष्ठा का सूचक बन सकता है, मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। लेकिन वृश्चिक और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, सुख शांति समृद्धि और लाभ का स्रोत उत्पन्न करने वाला है और पुनः कन्या राशि वालों के लिए हानि का कारक है। तो ये स्थितियाँ हैं सभी ग्रह राशि वालों के लिए, लेकिन जिन राशि वालों के लिए अशुभ बताया गया है, अगर वो अपने घरों से न निकलें, चंद्र ग्रहण न देखें, तो उनके ऊपर उसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को गुरु जी बोला जाता है कि ऊपर मत देखो, चलो जो बाहर ना निकलो। निश्चित ही देखिए, इसलिए कि उन्हें पता नहीं है किस राशि वालों के लिए अच्छा है, किस राशि वालों के लिए बुरा है, ये धार्मिक दृष्टि से। और दूसरा, जब आप वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरी आधुनिक दृष्टि से देखते हैं, तो उस समय उनकी किरणें जो होती हैं, वो जो एक स्वाभाविक किरणों के आगमन का जो स्रोत होता है, वो स्वाभाविक नहीं रह करके वो किरणें विकृत हो जाती हैं। तो आँखों पे भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों को, वृद्धों को, रोगियों को तो बिल्कुल भी उससे दूर रखा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो बच्चे होते हैं, हमको ये भी नहीं पता होता है कि किस राशि वाले हमारे राशि वाले के लिए अच्छा है कि बुरा है। अगर आपकी राशि के लिए अच्छा है तो आप देख सकते हैं, आपको कोई उससे हानि नहीं होगी। लेकिन आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं है, तो नहीं देखें। हाँ, अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, कुछ शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसको देखें, लेकिन उपाय भी ज़रूर करें। जब मुक्त हो रहा है तो उसके बाद से स्नान करें, उसके बाद फिर दान इत्यादि करेंगे, तो उस अशुभ फल से निवृत्त हो जाएँगे आप। ये हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अभिनय पांडे जी थे, जो ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे दान पुण्य करना चाहिए, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।